गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के गल्फ ऑफ ओमान में पहुंचने की रिपोर्ट है। इसके अलावा ईरान पर संभावित हमले के बीच अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम खाड़ी के कई देशों में एक्टिव मोड पर जा चुके हैं। आशंका तेज हो चुकी है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अमेरिका के संभावित हमले के बीच अंडरग्राउंड हो चुके हैं, जबकि ईरानी सुरक्षा बलों ने कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके विनाशकारी परिणाम होंगे। ईरान ने हमले की स्थिति में ऑल आउट वॉर की चेतावनी दी है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है। विभिन्न सूत्रों का अनुमान है कि ईरान के पास करीब 3,000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं। ईरान की रणनीति दुश्मनों पर एक साथ दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च करने की रही है, ताकि एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। ईरान ने ऐसा इसराइल के खिलाफ किया था। पिछले साल जून में हुए युद्ध में ईरान ने करीब 555 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिनमें से 45 मिसाइलें इसराइल पर गिरी थी। हालांकि इसराइल ने 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका, फिर भी 45 मिसाइलों का प्रभाव खतरनाक रहा। ईरान के सेजिल और धर्द नाम की मिसाइलें पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी मार करने में सक्षम है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट होता है और इसे एक तरह से किला कहा जाता है। ये इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, जिनमें अल बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर शामिल है। एक अकेला अल बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर 90 से ज़्यादा वर्टिकल लॉन्च सेल ले जा सकता है, जो कई तरह के हथियार फायर करने में सक्षम है। ये युद्धपोत मोबाइल मिसाइल बैटरी के रूप में काम करते हैं, जो एयर डिफेंस और ज़मीन पर हमला करने वाले मिशन के बीच आसानी से स्विच करते हैं। अमेरिकी नौसेना दुनिया भर में ऐसे लगभग 70 आधुनिक डिस्ट्रॉयर ऑपरेट करती है, लेकिन ईरान ने हाल ही में फतह नाम के हाइपरसोनिक मिसाइल के कामयाब टेस्ट की बात कही है। इसे ईरान की सेना में शामिल कर लिया गया है। ईरान का दावा है कि ये मिसाइल मैक 13 से 15 की हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती है। तो ईरान का मानना है कि यह हथियार पारंपरिक रडार से बचने के लिए वायुमंडल के अंदर और बाहर पैंतरेबाजी करती है। हालांकि पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट इसकी स्पीड पर शक जता रहे हैं, लेकिन अगर ईरान का दावा सही है तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए मिसाइल एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अमेरिका की नौसेना एजिस कॉम्बैट सिस्टम से बैलिस्टिक खतरों का मुकाबला करती है। ये एक बहुत एडवांस सिस्टम है, जो एडवांस ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क है। यह एक ही समय में सैकड़ों टारगेट को ट्रैक करने के लिए बेहद शक्तिशाली कंप्यूटर और रडार का इस्तेमाल करता है। यह सिस्टम आने वाली मिसाइलों को उनके टारगेट तक पहुंचने से बहुत पहले ही खत्म करने के लिए इंटरसेप्टर को गाइड करता है। इसके अलावा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्टैंडर्ड मिसाइल 3 यानी SM-3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी लैस है। इसे धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर बैलिस्टिक खतरों को ख़त्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ब्लॉक 2A वेरिएंट में एक हिट टू किल व्हीकल का इस्तेमाल होता है, जो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ टारगेट से टकराता है। यह मीडियम रेंज और कुछ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ता अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। अमेरिकी सैन्य अधिकारी आश्वस्त है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इजराइल ईरान युद्ध के दौरान इनका कामयाब टेस्ट किया था। वहीं जहां ईरान एरिया बॉम्बिंग पर फोकस करता है, वहीं अमेरिका सटीक हमलों के लिए टॉमहॉक क्रूज मिसाइल पर निर्भर रहता है। ये मिसाइलें 1000 मील तक उड़ सकती हैं, टारगेट के ऊपर मंडरा सकती है और बहुत सटीकता से हमला कर सकती हैं। इससे अमेरिका जहाज SPY-1 और SPY-6 रडार सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो ईरान की ज़मीन पर आधारित सिस्टम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। ये रडार एक साथ कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों और ज़्यादा ऊंचाई वाले बैलिस्टिक खतरों का पता लगा सकते हैं। फिर भी ईरान के पास कुछ और विकल्प हैं, जैसे ईरान अक्सर नौसैनिक जहाज़ों पर सस्ते ड्रोन के झुंड का इस्तेमाल करता है, लेकिन अमेरिका के पास इसके लिए कई तरह के समाधान हैं। फ्लैक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम आने वाले खतरों को ख़त्म करने के लिए हर मिनट हज़ारों राउंड फायर करता है। इसके अलावा ड्रोन को चुपचाप बेकार करने के लिए नए डायरेक्टर एनर्जी हथियारों को भी तैनात किया जा रहा है। हालांकि फिर भी ईरान बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलों को एक साथ लॉन्च कर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका उस वक्त तक ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका होगा और हो सकता है उस वक्त तक ईरान में सत्ता परिवर्तन भी हो चुका हो। ये बात करें अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की। अमेरिका के वित्त मंत्री ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भारत का साथ देने के लिए यूरोप पर गुस्सा निकाला है। उन्होंने कहा कि भारत पर रूसी तेल को लेकर अमेरिका ने टैरिफ लगाए, लेकिन इस कदम में यूरोपीय देशों ने उनका साथ नहीं दिया। बेसेंट का यह बयान ऐसे समय आया है जब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भारत में हैं और गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। उनके दौरे में भारत और यूरोपीय यूनियन का बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम मिला है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर हुए सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका ने यूरोपियनों के मुकाबले ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। हमने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगाया।
ऐसा किया गया ताकि रूस को यूक्रेन के लिए मिल रहे फंड को कम किया जा सके, लेकिन यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। ने आगे कहा कि हमने भारत पर टैरिफ लगाए, लेकिन देखिए यूरोप ने क्या किया। यूरोपियन तो भारत के साथ एक ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। उसी तेल खरीद कर भारत रिफाइंड प्रोडक्ट बनाता है जिसे यूरोपियन खरीदते हैं। हम कह सकते हैं कि रूस की मदद करते यूरोप के देश यूक्रेन और अपने खिलाफी युद्ध को फाइनेंस कर रहे हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि अमेरिका के कहने के बावजूद यूरोपीय देशों ने भारत पर टैरिफ लगाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमारे यूरोपीय सहयोगियों ने रूस से एनर्जी खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाने से कदम पीछे खींचे। एक बड़ी ट्रेड डील करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। भारत और यूरोपियन यूनियन का बहुपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 27 जनवरी को नई दिल्ली में होना है। करीब 20 साल की बातचीत के बाद यह समझौता 200 करोड़ से अधिक लोगों के लिए एकीकृत बाजार बनेगा। ऐसे समझौते को मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। यह दुनिया की एक बड़ी आबादी को प्रभावित करेगी। भारत और यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पहली बार 2007 में शुरू हुई, लेकिन 2013 में वार्ता को रोक दिया गया। इसके 9 साल बाद 2022 में फिर से शुरू हुई। इस उतार चढ़ाव के बाद अब 2026 में दोनों पक्ष इस एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। भारत और यूरोप इससे खुश हैं तो अमेरिका नाराज़ दिख रहा है। ये बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनी ने बीते कुछ महीनों में सरकार में अपना दखल जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। खासतौर पर बीते साल भारत के साथ हुई 4 दिन की सैन्य झड़प के बाद उन्होंने सेना को मजबूत करने का दावा करते हुए समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। मुनी ने भारत के खिलाफ जीत का दावा करते हुए सरकार से खुद के लिए फील्ड मार्शल का पद तक ले लिया। हालांकि आंकड़े वसीम मुनीर के दावों का साथ नहीं देते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर बल्कि मुनीर के नेतृत्व संभालने के बाद से ही पाकिस्तान की सैन्य ताकत लगातार घट रही है। ग्लोबल फायर पावर ने साल 2026 के लिए सैन्य लिहाज से सबसे ताकतवर देशों का इंडेक्स जारी किया है। देशों की सैन्य ताकत देखने के लिए उनके लड़ाकू विमान, युद्धपोत और पनडुब्बियों से लेकर सैन्य बजट, लॉजिस्टिक तक पहुंच को परखा गया है। इस लिस्ट में अमेरिका शीर्ष पर, इसके बाद रूस और चीन का नंबर है। दुनिया के टॉप 5 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत और दक्षिण कोरिया का भी नाम है। वहीं पाकिस्तान शीर्ष 10 से बाहर है। पाकिस्तान को सबसे बड़ी सैन्य ताकतों की इस फहरिस्त में साल 2026 में 14वें स्थान पर रखा गया है। ये भारत के मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी स्थिति में एक गिरावट को दिखाता है। बीते 2 साल में पाकिस्तान 5 पायदान गिरा है। इससे पता चलता है कि भारत के हमले में नुकसान न होने का असीम मुनीर की आर्मी का दावा हवा हवाई है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले 22 अप्रैल 2025 की जवाबी कार्रवाई के तौर पर मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इसके बाद 4 दिन तक 7 से 10 मई दोनों देशों में लड़ाई चली। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाया। पाक ने इसे नकारने की कोशिश की, लेकिन आंकड़े उसका नुकसान दिखा रहे हैं। असीम मुनीर साल 2022 के नवंबर महीने में पाकिस्तानी फौज के चीफ बने थे। इसके अगले साल 2023 में आए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तानी आर्मी का नंबर 7वां था। यानी मुनीर को दुनिया की एक ताकतवर सेना की कमान मिली थी, लेकिन उनके हाथ में चीज़ें आते ही तेजी से फिसलन शुरू हो गई। पाकिस्तानी आर्मी अगले साल 2024 में 9वें नंबर पर आ गई। साल 2025 में पाकिस्तान की आर्मी को एक और झटका लगा। वो टॉप 10 से बाहर होते हुए 12वें पायदान पर लुढ़क गई। असीम मुनीर इसके बावजूद लंबी लंबी हाँकते रहे और घरेलू राजनीति में दखल बढ़ाते रहे। इसका नतीजा 2026 में पाक सेना 14वें नंबर पर है। पाकिस्तान में सियासत से लेकर समाज तक फौज का जबरदस्त दखल रहा है। कई मौक़ों पर सेना प्रमुखों ने सरकारों का तख्ता पलट कर सत्ता हथियाई है। हालांकि साल 2008 में सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ के हटने के बाद देश में नागरिक सरकार आने का सिलसिला चला तो माना गया कि अब लोकतंत्र की स्थिति में सुधार होगा। पाकिस्तान में लोकतंत्र की उम्मीदों को मौजूदा आर्मी चीफ असीम मुनी ने एक बार फिर झटका दिया है। मुनी ने सरकार में अपना दखल बढ़ाया और विपक्ष खासतौर से इमरान खान पर शक्ति दिखाते हुए उनको और उनकी पार्टी के नेताओं को जेलों में डाल दिया। उन्होंने सेना को मजबूत करने की बात कहकर समर्थन जुटाने की कोशिश की, लेकिन यह दावा झूठ निकला। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.